एपिसोड 19। हेलो दोस्तों, आप सभी हमारे स्टोरी को डेली सुनते हो पर कोई भी ना तो कमेंट करते हो और ना ही लाइक। प्लीज दोस्तों, हमारी मेहनत को अपने एक प्यारा सा कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। कहानी अब आगे। राजपूत हाउस। नित्या जाह्नवी का हाथ पकड़ अपने साथ लेकर जाने ही वाली होती है कि तभी जाह्नवी खुशी से सभी के सामने बोल देती है, मैं मासी बनने वाली हूँ मम्मा। ये बात जैसे ही सभी घर वाले सुनते हैं, सभी का चेहरा एकदम हैरानी से भर जाता है। दुलारी तो हड़बड़ा कर जाह्नवी के पास जा पूछ बैठी, तुम क्या बोली जाह्नवी, तुम मासी बनने वाली हो? इसका मतलब कि नित्या माँ बनने वाली है? हाँ मम्मा, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, हमारी दिदू माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर तो दुलारी जी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है और वो एकदम से जाकर नित्या को अपने सीने से लगा उसे पुचकारने लगती है। पंडित जी भी अंदर ही अंदर खुश होते हैं ये खबर सुनकर, लेकिन आलोक जी के साथ साथ दादी माँ भी काफी ज्यादा हैरान होती है। सुषमा जी अपने मन में बोलती है, हे भगवान, ये जाह्नवी क्या बोल रही है? नित्या माँ बनने वाली है? ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं जाह्नवी को क्या गलतफहमी हो गई है। अब मैं ये बात सबके सामने बता भी नहीं सकती हूँ कि ये सब बस एक गलतफहमी है और कुछ नहीं। क्या बोला जाह्नवी तुमने? ये आवाज दिव्यांश की थी, जो सूरज के साथ अभी अभी घर के मेन दरवाजे से अंदर आ ही रहा होता है। और जैसे ही उसके कानों में नित्या के प्रेगनेंसी वाली बात जाती है, वो पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है। जीजू, आप और नित्या दिदू तो बहुत छुपे रुस्तम निकले जीजू। मतलब इतनी बड़ी खुशखबरी आप दोनों ने अभी तक हम सबको नहीं बताई, पर कोई बात नहीं, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इसीलिए आप दोनों को माफ किया। ये बोलते बोलते जाह्नवी झट से जाकर दिव्यांश के गले से लग गई। पर दिव्यांश के गुस्से का पारा इस वक्त बहुत ज्यादा हाई हुए जा रहा था, जो नित्या काफी अच्छी तरह से समझ पा रही थी, इसीलिए वो भी जल्दी से दिव्यांश के सामने जा खड़ी हो गई और जाह्नवी का हाथ पकड़ दिव्यांश से अलग करते हुए बोली, जानू अब बस भी कर, देख तू इस तरह से अभी उछल कूद नहीं कर सकती है, तुझे इस वक्त पूरी तरह से बेड रेस्ट की जरूरत है, तू आ चल मेरे साथ। नित्या इतना बोल जाह्नवी का हाथ पकड़ जाने लगी, लेकिन तभी दिव्यांश एकदम से गुस्से में बोल पड़ा, एक मिनट नित्या, मुझे तुमसे बात करनी है। दिव्यांश का ये बात सुन नित्या बहुत घबरा गई और बस किसी तरह उसे चुप रखने की कोशिश करते हुए बोली, क्या दिव्यांश जी, आप भी हर वक्त आपको बात ही करनी होती है? अच्छा आप कमरे में जाइए, मैं जानू को उसके कमरे में छोड़ कर आती हूँ। नित्या, तुम ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, मैंने बोला ना कि मुझे तुमसे अभी बात करनी है तो मतलब अभी बात करनी है। दिव्यांश को इस तरह से नित्या से बात करते देख दुलारी जी थोड़ा हैरान हो गई और बड़े प्यार से दिव्यांश के पास जाते हुए बोली, दामाद जी, अब आप पापा बनने वाले हैं तो अब आपको थोड़ा बड़ा बनना पड़ेगा, और आप इस तरह छोटी छोटी बातों पर अपनी पत्नी से गुस्सा क्यों हो जाते हैं? नित्या, मैं जानू को उसके कमरे तक छोड़ आती हूँ, तब तक तुम दामाद जी से बात कर लो, शायद उन्हें कोई जरूरी बात करनी होगी तुमसे। हाँ मम्मा, मैं बात करती हूँ इनसे, चलिए दिव्यांश जी। नित्या ये बोल तेजी में दिव्यांश का हाथ पकड़ अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। उन दोनों के जाने के बाद वैसे तो सुषमा जी भी काफी हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, नित्या की माँ बनने वाली बात जानू क्यों बोल रही है। पर वो नहीं चाहती थी कि नित्या के फैमिली वालों के सामने उसके पोते और उसकी बहू की शादी का सच आए, इसीलिए वो अपने चेहरे पर झूठी खुशी लाते हुए दुलारी जी के पास जा बोली, दुलारी बेटा, अब तो आप नानी बनने वाली है, इस बात पर मुंह मीठा करना तो बनता है ना। चलिए हम आप सभी का मुंह मीठा करवाते हैं। बेटा आलोक, जल्दी से किचन में जाकर फ्रिज से मिठाई का डब्बा ले आओ। इस बात से तो सच में माँ जी हम बहुत ही ज्यादा खुश है। हम आपको बता नहीं सकते हैं कि आज हम कितना खुश है। पर माँ जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम आपसे एक बात पूछ सकते हैं? दुलारी जी की बात सुन सुषमा जी के चेहरे की हंसी तुरंत गायब हो गई और वो थोड़ा संकोच करते हुए बोली, हाँ बेटा जरूर। दिव्यांश का कमरा। इधर नित्या जैसे ही दिव्यांश को कमरे में ला कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करने लगी। ये देख दिव्यांश से और खुद को कंट्रोल रखे नहीं हो पाया और वो गुस्से में ही नित्या के बाह को कसकर पकड़ते हुए उसे खींच दीवार के तरफ धकेल देता है, और खुद भी उसके बेहद करीब जा उसके शरीर को अपने शरीर से दाबते हुए उसके दोनों हाथों की कलाई को अपने सख्त हाथों से दीवार पर दबा बोलता है, तुम आखिर में मेरे साथ कौन सा खेल खेलने की कोशिश कर रही हो नित्या? अभी जो नीचे हुआ वो सब क्या था, तुम मुझे बताओगी? दिव्यांश को इतना गुस्से में देख नित्या अंदर ही अंदर डर तो बहुत ज्यादा गई थी, पर वो ये भी जानती थी कि अगर इस वो सारिका की प्रेगनेंसी के बारे में दिव्यांश को कुछ भी बताई तो वो समझने के बजाय उल्टा और ज्यादा गुस्सा हो बैठेगा और फिर वो अपने गुस्से में ना जाने क्या कर दे। ये सोच नित्या दिव्यांश के दिए दर्द को बर्दाश्त करते हुए बोली, देखिए दिव्यांश, मैं मानती हूँ कि नीचे जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं था, पर इस वक्त मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती हूँ, तो प्लीज आप मुझे छोड़िए और जाने दीजिए। ये सच दिव्यांश नित्या पर अपनी पकड़ और टाइट करते हुए गुस्से भरे आवाज में बोला, ओह अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे कुछ भी नहीं बताओगी और मैं तुम्हारी बात मान भी लूंगा?
ग्रेट, वैसे हाँ बताओगी तब ना जब बताने लायक मुंह होगा। इतनी घटिया हरकत करने के बाद किस मुंह से ये सब बताओगी? पता नहीं किसके साथ मुंह काला करके आए हो और ये बोझ मेरे सर पर डालना चाहती हो, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं अभी नीचे जा रहा हूँ और जाकर तुम्हारे घर वालों को, क्योंकि मेरे घर वालों को तो हम दोनों की रिश्ते की सच्चाई अच्छी तरह से पता ही है, इसीलिए तुम्हारे मम्मी पापा को साफ साफ बता दूंगा कि ये बच्चा मेरा है ही नहीं। पता नहीं उनकी प्यारी बेटी ने किसके साथ मुंह काला किया है। इतना बोल दिव्यांश तेजी में नित्या को छोड़ कमरे के बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलने लगता है। उसकी कहीं एक एक बातों से नित्या के अंदर तकलीफ और बढ़ती जा रही थी, पर फिर भी इस वक्त वो अपनी तकलीफ को भूलकर सारिका को बचाने के लिए एक बार फिर से दिव्यांश के सामने जा खड़ी हो गई और दरवाजे पर अपना हाथ रखते हुए एकदम कॉन्फिडेंट हो बोली, क्या हो गया आपको मिस्टर दिव्यांश राजपूत? ये बच्चा किसका है? मैं किसके साथ मुंह काला करके आई हूँ? और इसी तरह की और भी बहुत सारी बातें आप कब से मेरे बारे में सोचने लगे? आपने ही तो कहा था कि हम दोनों के रिश्ते में कुछ भी नहीं है। मैं बस इस घर में एक नौकरानी की तरह ही हूँ, फिर मैं कुछ भी करूँ, किसी के साथ भी रहूँ, आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? और मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आप इतना बेचैन क्यों हुए जा रहे हैं मेरे घर वालों को हमारी शादी की सच्चाई बताने के लिए। शायद आप भूल रहे हैं मिस्टर दिव्यांश कि हम दोनों के बीच शादी से पहले एक डील हुई थी, तो उस डील के हिसाब से मैं चाहूँ कुछ भी करूँ, आप मुझे ना तो रोक सकते हैं और ना ही कुछ बोल सकते हैं। और आप ही अपनी जिंदगी में जो कुछ करें मुझे बोलने का अधिकार नहीं होगा, तो आप अब क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कि मैंने आपको कोई धोखा दे दिया हो? नित्या लगातार अपनी बात को बोले जा रही थी, जिसे सुन सुन दिव्यांश और भी गुस्सा हुए जा रहा था। इसीलिए वो एकाएक ही नित्या के बाजू को पकड़ उसे दरवाजे से ही सटा उसके मुंह पर अपना हाथ रख उसका मुंह बंद करा बोला, तुम इस गलत फहमी में मत रहना मिस नित्या की मैं तुम्हारी फिक्र कर रहा हूँ, या फिर मुझे तुमसे प्यार व्यार हो गया है। पर ये जो तुमने किया है ना, इस वजह से मेरी जिंदगी पर असर ना पड़े, इसीलिए ये बात मैं सबको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि भले ही पाप किसी और का है पर तुम इसे मेरे सर पर डालने वाली हो, जो मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। नित्या भी अपनी पूरी ताकत से दिव्यांश का हाथ अपने मुंह पर से हटाते हुए उसके आंखों में आंखें डाल बोली, ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी मैं। तो मिस्टर दिव्यांश आपको मेरे बच्चे के बारे में ना तो सोचने की और ना ही परेशान होने की कोई जरूरत है। मैं बहुत जल्द खुद ही सभी को ये सच्चाई बता दूंगी कि ये बच्चा आपका नहीं है, बस तब तक आप ये बात किसी से नहीं बोलेंगे। और क्यों मानूंगा मैं तुम्हारी बात? आप मानेंगे दिव्यांश, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप अपने परिवार से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। इनफैक्ट आप उनकी खुशी की खातिर मुझसे शादी भी किए हैं। तो फिर मुझे जहाँ तक पता है आप अपने खातिर अपने परिवार वालों को जेल में देखना तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। जैसे ही नित्या ये बोलती है, उसकी बातों को सुन दिव्यांश की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है और वो नित्या को घूर कर देख बोला, तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मेरे परिवार वालों को जेल भिजवाओगी? अगर आप मेरी बात नहीं माने मिस्टर दिव्यांश तो मैं ऐसा कर सकती हूँ। और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे देश में एक अबला नारी के लिए पूरा समाज और पुलिस सब खड़ा हो जाता है, फिर आपका ये रुतबा और पैसा कुछ काम नहीं आएगा, तो सोच लीजिएगा कि आपको अपना परिवार चाहिए या फिर। इतना बोल नित्या पूरे एटीट्यूड में दिव्यांश को खुद से हल्का सा धक्का दे दूर कर देती है और दरवाजा खोल कमरे से निकल चली जाती है। और दिव्यांश वहां गुस्से में खड़ा नित्या को जाते हुए देखते रह जाता है और खुदे बोलता है, तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया नित्या, तुमने दिव्यांश राजपूत से पंगा लिया है ना, अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। दिव्यांश गुस्से में अपने बेड पर बैठ अपने मोबाइल को चला रहा था, तभी कमरे में सुषमा जी थोड़ा परेशान सा चेहरा लिए आ जाती है और दिव्यांश को इस तरह गुस्से में बैठे देख बोलती है, मैं जानती हूँ दिवू बेटा की बाहर जाह्नवी बेटा की बातों को सुनकर तुम बहुत परेशान हो गए हो, पर बेटा ये सब सुनकर प्लीज तुम नित्या पर गुस्सा मत करना। अपनी दादी की बातों को सुन दिव्यांश बेड पर से उठ सीधे उनके पास जा खड़ा हो गया और बोला, दादी ये आप भी बहुत अच्छी तरह से समझती है कि हम दोनों के बीच में वैसा कुछ है ही नहीं, तो फिर ये बच्चे वाली बात, मैं नहीं जानता हूँ कि वो लकड़ी प्रेग्नेंट कैसे हुई, पता नहीं किसका। अभी दिव्यांश इतना ही बोल पाया था कि तभी सुषमा जी उसे चुप कहते हुए बोली, दिवू तू ऐसा कैसे बोल सकता है किसी लड़की के बारे में? माना मैंने कि तू नित्या को देखना तक पसंद नहीं करता है, पर क्या इसका मतलब ये है कि तुम उसके बारे में जितना हो सके उतना घटिया बात बोल दे? अरे असल में क्या वजह रही होगी जिस वजह से वो बच्ची ये सब की है, क्या तुम्हें पता है नहीं ना? और जब तुम्हें पूरी सच्चाई नहीं पता है तो फिर तुम उस पर इतना गंदे इल्जाम कैसे लगा सकते हो? बेटा कम से कम इस सब के पीछे कारण क्या है एक बार ये जाने की तो कोशिश करो, हो सकता है ना कि सच कुछ और हो। दादी वैसे तो मुझे उस लड़की पर रत्ती भर यकीन नहीं है, पर अगर आप बोल रही है तो फिर ठीक है, मैं इस सब के पीछे की वजह से बात जरूर जानने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर उसके बाद भी सच यही हुआ जो इस वक्त है, तो मैं ये सारी बातें उसके घर वालों के सामने सच सच बता दूंगा।
उस वक्त आप मुझे ऐसा करने से नहीं रोकेंगी। बोलिए दादी, आपको मंजूर है मेरी बात? ठीक है देवू बेटा, अगर उस वक्त भी सच नहीं बदला तो मैं तुझे कुछ भी करने से नहीं रोकूंगी। सुषमा जी की बातों को सुनने के बाद दिव्यांश कमरे से निकल जाता है। उसके जाने के बाद सुषमा जी बड़े ही उदास आवाज में खुद से ही बोलती है, मुझे पता है देवू बेटा कि तू नित्या बेटी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है, पर मुझे उस पर पूरा यकीन है। इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि नित्या इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही है। इसीलिए मैंने तुझसे उसका सच पता लगाने के बारे में उकसाया, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर में उसने ये सब क्यों किया। दोपहर का समय, नित्या किचन में सभी घर वालों के लिए खाना बना रही थी। तभी किचन में दुलारी जी आते हुए बोली, अरे नित्या बेटा, तुम ये सब अकेले क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि अब तुम अकेली नहीं हो, अब तुम्हें अपना खूब ख्याल रखना होगा। इसीलिए तुम ये खाना बनाना छोड़ो, ये सब मैं कर दूंगी, और तुम जाकर कुछ देर आराम कर लो, फिर खाना खाने नीचे आ जाना। दुलारी जी ये सब बहुत ही खुशी से नित्या को बोले जा रही थी, जिसे देख नित्या को अंदर ही अंदर बहुत दुख हो रहा था और वो मन ही मन खुद में बोल रही थी, मुझे माफ कर दो मम्मा। मैं जानती हूँ कि जिस दिन आपको पता चलेगा कि ये सब बस एक झूठ है, आपको बहुत बुरा लगेगा और शायद आपका दिल भी दुखेगा। पर मैं भी इस वक्त हालातों के सामने मजबूर हूँ। सारिका की प्रेगनेंसी वाली बात को इस तरह मैं सबके सामने नहीं आने दे सकती हूँ। मुझे ये सब सबसे पहले दिव्यांश जी को बताना होगा और उन्हें समझाना होगा कि वो इस वक्त सारिका की हिम्मत बने और उसका साथ दे। बेटा नित्या, क्या हुआ तुझे? मैं तुझे कब से जाकर आराम करने को बोल रही हूँ और तू है कि बस चुपचाप खड़ी है। क्या सोच रही है बेटा? मम्मा, मम्मा प्लीज पहले तो आप ये इतना ज्यादा टेंशन लेना बंद कर दीजिए। अरे मैं कोई बीमार थोड़ी ना हूँ जो आप मुझे आराम करने को बोल रही है। और दूसरी बात, आप जाइए जाकर दादी माँ के साथ बैठिए, मैं खाना बना लूंगी। अब आप आगे कुछ भी नहीं बोलेंगी प्लीज। पर नित्या बेटा, प्लीज ना मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जाइए। नित्या के फोर्स करने और दुलारी जी किचन से निकल कर चली जाती है। उनके जाने के बाद नित्या वापस से काम करने में जुट जाती है। अभी वो काम कर ही रही होती है कि उसका फोन बज उठता है। फोन का आवाज सुनते ही नित्या खुद में कहती है, इस वक्त सारिका की डॉक्टर मुझ कॉल क्यों कर रही है? थोड़ा घबराहट के साथ फोन रिसीव करते हुए नित्या बोली, जी डॉक्टर, आपने मुझे इस टाइम कॉल किया, सब कुछ ठीक तो है ना? नित्या की बात सुन डॉक्टर बोली, वैसे तो सब ठीक ही है नित्या जी, पर वो जैसे कि आपको पता है कि सारिका के प्रेगनेंसी में थोड़ी परेशानी है, तो मैंने उन्हें सप्ताह में एक बार आकर चेकअप करवाने को बोला था। पर शायद सारिका मेरी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं ली, इसीलिए मुझे लगा ये बात मुझे आपसे डिस्कस करनी चाहिए। वो पिछले सप्ताह भी चेकअप के लिए नहीं आई थी और ये सप्ताह भी बीत गई। प्लीज आप उन्हें लेकर हॉस्पिटल आ जाइए एक बार चेकअप के लिए। जी डॉक्टर, मैं आज ही शाम 4 बजे आती हूँ सारिका को लेकर। नित्या ये बोली ही थी कि तभी पीछे खड़ा दिव्यांश बोल पड़ा, सारिका को क्यों ले जाओगी डॉक्टर के पास? जैसे ही नित्या दिव्यांश की आवाज सुनती है वो पूरी तरह से घबरा जाती है और मन ही मन घबराते हुए बोलती है, हे भोलेनाथ, कहीं दिव्यांश जी ने तो मेरी सारी बात नहीं सुन ली, अब मैं क्या करूं? नित्या अभी मन में सोच ही रही होती है कि तभी दिव्यांश उसके सामने जा खड़ा हो अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर बोलता है, मैंने तुमसे कुछ पूछा है? तुम ये स्टेचू बनकर क्यों खड़ी हो? बताओ मुझे, तुम सारिका को हॉस्पिटल लेकर क्यों जाओगी? और अभी तुम किससे फोन और बात कर रही थी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम किससे बात कर रही थी, बस मुझे ये जानना है कि तुम उससे सारिका के बारे में बात क्या कर रही थी। दिव्यांश सवाल पर सवाल किए जा रहा था और नित्या डर के मारे समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या झूठ बोले, लेकिन फिर भी किसी तरह बात को संभालते हुए बोली, देखिए मिस्टर दिव्यांश, आप इस तरह बर किए जाएंगे तो मैं आपके किसी भी सवालों का कोई जवाब नहीं दे पाऊंगी। अगर आप कुछ देर अपना मुंह बंद करेंगे तभी तो मैं बोल पाऊंगी। हाँ तो बोलो ना, मुझे भी जानना है आखिर में तुम मेरी बहन के बारे में अभी क्या बात कर रही थी। दिव्यांश, शायद आप मेरी पूरी बात सुने नहीं। मैं अभी डॉक्टर से बात कर रही थी। अब इस वक्त मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे चेकअप करवाने तो जाना ही पड़ेगा ना बीच बीच में। और घर में कोई भी मेरे हम उम्र का है नहीं जिसके साथ मैं हॉस्पिटल जा सकूं। जानू भी अभी बीमार है, बस एक सारिका ही बचती है। बस वही मैं बोल रही थी कि मैं सारिका के साथ हॉस्पिटल में आ जाऊंगी चेकअप के लिए। अब इस हालत में अकेली तो नहीं ना जा सकती हूँ। नित्या जैसे तैसे झूठी कहानी बना दिव्यांश को सुना देती है। पर उसकी झूठी कहानी को सुन दिव्यांश को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने मुट्ठी को कसकर बांधते हुए कहता है, तुम जैसी घटिया लड़की मैंने आज तक सच में नहीं देखी थी। चलो कम से कम तुम्हारे वजह से मुझे ये तो पता चल गया कि तुम जैसी लड़कियां किस किस तरह से अपने फायदे के लिए अमीर लड़कों को फंसाती हो। छेहो, मुझे तो ये सोचकर ही इतना घिन आ रहा है। और हाँ, तुम मेरी बहन से जरा दूर ही रहना। इनफैक्ट कि तुम मेरे सभी घर वाले से ही दूर रहना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम जैसी गिरी हुई लड़की के संगत में मेरा कोई भी परिवार आए। यू डिस्कस्टिंग।
दिव्यांश को जितना हो सका वो नित्या को बुरा भला बोल किचन से जाने के लिए आगे बढ़ने लगा, पर अभी वो जा पाता उससे पहले ही वो स्लिप कर नीचे गिरने ही वाला था कि तभी नित्या अपने दोनों हाथों से दिव्यांश को थाम उसे गिरने से बचा लेती है। नित्या दिव्यांश को जिस तरह पकड़ती है, उससे वो दिव्यांश के चेहरे के बेहद करीब जा पहुंचती है और दोनों की आंखें एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। पर ये पल एक सेकंड में ही गायब हो गया, क्योंकि अगले ही पल दिव्यांश नित्या को खुद से दूर धकेलते हुए बोला, मुझसे दूर ही रहा करो तुम, समझी। ये बोल वो गुस्से में किचन से चला जाता है। उसके जाने के बाद नित्या के आंखों में आंसू भर आते हैं और वो धीरे से खुद में कहती है, दिव्यांश जी कितनी आसानी से मुझ पर इतनी घटिया इल्जाम लगा दिए। हमेशा मम्मा कहा करती थी कि शादी के बाद हर लड़की की जिंदगी बदल जाती है, उसके लाइफ में एक ऐसा हमसफर शामिल हो जाता है जो उस पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करता है। पर आज मुझे सच पता लगा कि शादी के बाद लड़की की जिंदगी बदल जरूर जाती है, पर वो अपनी जिंदगी में खुश नहीं होती है। बस अपने परिवार वालों को खुश रखने के लिए खुद को सारी तकलीफ सहने में लिए तैयार कर लेती है। नित्या ये बोल अपने आंखों से बह रहे आंसू को पोंछ वापस से काम करने लगती है। लेकिन ये सब किचन के बाहर से छिपकर ऋषभ देख रहा होता है। और जब दिव्यांश किचन से चला जाता है तो वो बड़े शक भरे नजरों से नित्या को देखते हुए डाउट भरे आवाज में कहता है, ये नित्या सभी घर वालों से कुछ तो जरूर छुपा रही है। अभी अभी दिव्यांश जीजा जी जिस तरह इसके साथ पेश आए उसे देखने से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इन दोनों के बीच सब सही है। अगर इन दोनों के बीच सब सही नहीं है तो फिर ये बच्चा, अब तो पक्का हो गया है कि ये नित्या हम सब से कुछ तो बहुत बड़ा छिपा रही है, और मैं इसका तो पता लगा के ही रहूंगा। मुझे थप्पड़ मारा था ना तुमने नित्या, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि घर वालों से सच छिपा कर तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। बस अब मुझे इसके सच का पता करना होगा। ऋषभ इतना बोल तेजी में अपने कमरे की तरफ भागकर जाने लगा। ऋषभ बेटा, जरा इधर आओ तो, पंडित जी ऋषभ को आवाज दिए तो पर ऋषभ बिना पीछे मुड़े या उनके तरफ देखे सीधे कमरे में ही जाते रहा। आज से पहले उसने अपने पापा के बातों को कभी भी अनसुना नहीं किया था, और आज जब पंडित जी अपने बेटे की इस हरकत को देखे तो थोड़ा हैरान हो खुद में बोल बम बोले, ये ऋषभ को क्या हो गया? ये लड़का मेरे आवाज देने पर भी बिना रुके ही चला गया। इधर नित्या सारा काम निपटा कर सारिका को ले घर से झूठा बहाना बना निकल जाती है और ऑटो में दोनों बैठ हॉस्पिटल के लिए जाने लगते हैं। पर वो दोनों इस बात से अनजान होते हैं कि ऋषभ उन दोनों का पीछा कर रहा होता है। हॉस्पिटल, सारिका देखो आप ज्यादा घबराओ मत, मैं सब संभाल लूंगी। फिलहाल के लिए अपने दिमाग से ये टेंशन को निकाल, चलो अंदर जाकर चेकअप कर लो। भाभी मशीन चाह कर भी टेंशन करना बंद नहीं कर पा रही हूँ। बस मुझे हर वक्त इसी बात का डर लगा रहता है कि जब घर वालों को ये पता चलेगा कि जो बच्चा आने वाला है वो आपका और दिव्यांश भाई का नहीं बल्कि मेरा है, आप नहीं मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो क्या होगा? प्लीज सारिका आप ये सब मत बोलिए, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी मैं। बात हमारे हाथ से निकल जाए उससे पहले ही मैं सब संभाल लूंगी। अब आप अंदर चलिए, डॉक्टर हमारा वेट कर रही होंगी। नित्या इतना बोल सारिका को ले हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। उसके जाते ही ऋषभ, जो इतने वक्त से उन दोनों की बातों को पाया के पीछे खड़ा छिपकर सुन रहा था, एकदम से बाहर आ अचंभित रह जाता है और हैरान हो खुद में ही बोलता है, ये क्या था? मतलब मेरा शक सही ही था, नित्या प्रेग्नेंट नहीं है, तो इसका मतलब वो सारिका बिना शादी के ही। वाओ, ये न्यूज तो धमाकेदार है। नित्या को बहुत शौक है ना दूसरों की मदद करना, उस लड़की को बचाने के लिए उसने मुझे थप्पड़ मारा ना। अब देखो मैं किस तरह इस सच्चाई को पूरे घर के सामने बता उसे बेइज्जत करता हूँ। उसके बाद उस सारिका को पता चलेगा कि उसने नित्या पर भरोसा करके कितना बड़ी बेवकूफी किया है। बहुत फेवरेट बनती फिरती है ना सबकी, अब बताता हूँ उसे। ऋषभ इतना बोल हॉस्पिटल के बाहर से ही वापस राजपूत हाउस लौट जाता है। इधर हॉस्पिटल के अंदर जाने के बाद नित्या और सारिका दोनों डॉक्टर के केबिन में जाते हुए बोलती है, डॉक्टर हम आ गए, थोड़ा लेट हो गया पर प्लीज आप सारिका का चेकअप कर लीजिए। श्योर, सारिका आप मेरे साथ चलिए, और नित्या जी आप यहीं बैठिए, हम सारिका का चेकअप कर लेते हैं। डॉक्टर के कहने पर नित्या वहीं एक कुर्सी पर बैठ गई और सारिका डॉक्टर के साथ अंदर चली गई। कुछ देर इंतजार करने के बाद दोनों को बाहर आते हुए देख नित्या झट से कुर्सी पर से खड़ी हो जाती है और पूछती है, डॉक्टर सब ठीक है ना? सारिका की प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नित्या के सवालों को सुन डॉक्टर थोड़ा गंभीर आवाज में बोली, नित्या देखिए मैंने ये बात सारिका से पहले भी कही थी कि उनकी इस प्रेगनेंसी में थोड़े कम्प्लेक्शन है, पर उन्होंने मेरे बातों को सीरियस नहीं लिया, जिस वजह से इनके भ्रूण में थोड़े प्रॉब्लम आ गई है। पर डोंट वरी, अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इंजेक्शन दे दी है जिससे वो कुछ वक्त में सही हो जाएगा, और कुछ दवाएं लिख कर दे देते हैं, उसे इन्हें सुबह और शाम डेली कंटिन्यू करनी होगी पूरे प्रेगनेंसी के दौरान। जब नित्या को ये सारी बातें पता चलती है तो वो चिंतित हो बोलती है,
आई एम सॉरी डॉक्टर, मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं था, पर अब से मैं खुद सारिका का पूरा ध्यान रखूंगी और हर वीक इन्हें चेकअप के लिए भी ले आया करूंगी। और एक बात नित्या, दरअसल इस दौरान इन्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और जितना हो सके बस आराम करे। जी डॉक्टर, नित्या इतना बोल सारिका के साथ उसकी रिपोर्ट ले हॉस्पिटल से निकल जाती है और घर जाने के लिए ऑटो ढूंढने लगती है। अभी वो ऑटो ढूंढ ही रही होती है कि तभी उसकी नजर सामने से आ रही कार पर जा पड़ती है, जिसे देख वो एकदम से हैरान हो खुद में धीरे से बोलती है, ये कार, ये तो दिव्यांश की कार है ना, पर उनकी कार यहाँ पर। वो अभी कुछ समझ पाती तभी कार उन दोनों के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कार की खिड़की खोल अंदर से दिव्यांश कहता है, सारिका अंदर आकर बैठ जाओ, मैं भी घर ही जा रहा हूँ। अपने भाई को सामने देख वैसे तो सारिका बहुत ज्यादा डरगा थी, उसे लगा शायद उसके भाई को सब पता तो नहीं चल गया और इसी डर की वजह से वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। तभी नित्या ये बात नोटिस कर लेती है और सारिका के पास जा झट से उसके हाथ को पकड़ कहती है, हाँ सारिका, वैसे भी ऑटो मिल भी न हो रही है और इस हालत में मैं ज्यादा देर इस तरह खड़ी भी नहीं रह सकती हूँ, चलिए दिव्यांश जी के साथ ही घर चले जाते हैं। भाभी, हाँ सारिका, चलिए अब बाकी की बातों को हम बाद में करेंगे, अभी घर चलते हैं। नित्या ये बोलते हुए उसके हाथों को थोड़ा कसते हुए इशारे में उसे शांत रहने को बोलती है और दोनों कार के पिछले वाले सीट पर बैठ जाते हैं। दिव्यांश नित्या को शीशे के सहारे से छिपी नजरों से देखते हुए मन ही मन सोचता है, कितनी गिरी हुई लड़की है ये, दिखाती तो ऐसे है कि इसे सबका कितना परवाह हो पर असलियत, छी ये तो मुझसे भी ज्यादा घटिया है। दिव्यांश भाई क्या सोच रहे हैं? चलिए, सारिका की आवाज सुन झट से दिव्यांश कार स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक, आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे।